दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब सुनिए एक नई और रोमांचक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं मध्य प्रदेश जिले के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था। आज मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़े हुए लगभग 2 से 3 साल का वक्त हो गया है, क्योंकि पिछले लगभग 3-4 साल से मेरी कमर में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा है। इसी वजह से मैं ज्यादा लंबी दूरी तक ट्रक नहीं चला पाता हूँ। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही ट्रक चलाना छोड़ दिया है। अब भी मैं कभी कभार माल की डिलीवरी लेकर जाता हूँ, लेकिन पहले की तरह फुल टाइम ट्रक नहीं चलाता हूँ। लेकिन एक रात को जब मैं अपने ट्रक को लेकर मध्य प्रदेश के धार जिले से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त मैं और मेरा खलासी रवि हमारे ट्रक में मौजूद थे। हम 2 लोगों के अलावा उस वक्त तीसरा कोई भी इंसान हमारी ट्रक में मौजूद नहीं था। अगर कुछ मौजूद था तो वो था ट्रक के पीछे की तरफ भरा हुआ बहुत सारा सामान, और हम लोगों को उस सामान को अगले दिन शाम तक महाराष्ट्र की ही एक फैक्ट्री में पहुंचाना था। इसी वजह से हम लोग लगातार हमारे ट्रक को चलाते हुए महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक हम लोगों को ट्रक चलाते हुए लगभग 7 से 8 घंटे का समय हो गया था, ऐसे में जो मेरा खलासी था वो काफी ज्यादा थक गया था। उसने मुझसे कहा कि आगे चलकर अगर किसी ढाबे या होटल पर हम लोग खाना खाकर थोड़ा आराम कर लें तो हम दोनों के लिए ही थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोगों को चलते हुए काफी लंबा समय हो गया है। ऐसे में अगर गलती से भी आपको कहीं पर नींद की झपकी आ गई तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं पर रुककर थोड़ी देर आराम कर लें। अब रवि की बात से मैं भी सहमत हो जाता हूं और उससे कहता हूं कि एक बार मध्य प्रदेश के बॉर्डर को पार कर लें, उसके बाद हम महाराष्ट्र में ही किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरी इस बात को सुनते ही वो मुझसे कहता है कि हम लोग इतनी देर तक इंतजार नहीं करेंगे। आप ऐसा करो कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही ट्रक को कहीं पर रोककर खाना खा लो। जब उसने मुझसे ये बात कही तो मुझे लगा कि शायद इसे काफी ज्यादा भूख लग रही होगी। इसी वजह से इससे आगे मैं उससे कुछ नहीं कहता हूँ और एक ढाबे पर ट्रक रोक देता हूँ। उस ढाबे पर रुककर खाना खाने और कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग अभी हमारे ट्रक की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी उस ढाबे पर एक बूढ़ा सा आदमी था, जो कि शायद वहां पर उस ढाबे वाले के यहाँ ही नौकरी करता था। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रक की तरफ जाने लगे तो वो आदमी हमारे पीछे पीछे आता है और कुछ दूर आने के बाद हम लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है कि साहब, आप लोग आगे की तरफ ही जा रहे हो क्या? तो उसके मुंह से ये आवाज सुनते ही हम लोग पीछे की तरफ पलटकर उसकी तरफ गौर से देखते हैं। जब हम लोग उसकी तरफ गौर से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो आदमी अपने दोनों हाथों को हम लोगों के सामने जोड़े हुए खड़ा है। लेकिन उस वक्त उसके हाथ पैर काफी अजीब तरीके से कपकपा रहे थे। जब हम लोग उस ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे थे तो वो आदमी ही हम लोगों को खाना लाकर पकड़ा रहा था। इसी वजह से हम उसे अनजान ना मानकर उससे बात करना ही ठीक समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, मेरा खलासी रवि उससे कहता है कि हाँ, हम लोग आगे की तरफ ही जा रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या काम है? तो वो आदमी मुझसे कहता है कि साहब, आप लोग आगे की तरफ इस हाईवे से मत जाना, क्योंकि इस हाईवे पर रात के वक्त काफी ज्यादा हादसे होते हैं। जो कोई भी रात के वक्त इस ढाबे से खाना खाकर आगे हाईवे की तरफ जाता है, उनमें से लगभग सभी लोगों का ही आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। चाहे फिर उस एक्सीडेंट में उन लोगों को थोड़ी बहुत ही चोट क्यों ना आए, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। अब जब उस बूढ़े आदमी ने हम लोगों को वो बात कही तो एक पल के लिए मेरा दिमाग ये सोचने लगता है कि आखिर इस बूढ़े आदमी को हमारी इतनी ज्यादा क्या टेंशन हो रही है, जो ये अपने उस ढाबे से अपना काम छोड़कर हम लोगों के पीछे पीछे आकर हमसे ये बात कह रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि शायद कोई भला आदमी होगा जो ये नहीं चाहता कि हम लोग किसी भी ऐसे हादसे का शिकार बने। लेकिन तभी मेरा खलासी रवि उससे पूछता है कि वहां पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने ज्यादा हादसे होते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी रवि की तरफ देखते हुए कहता है कि साहब, मुझे उस बारे में तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसे रास्ते के बारे में बता सकता हूं जिस रास्ते से अगर आप लोग जाओगे तो उस रास्ते पर आपके साथ कोई भी हादसा नहीं होगा, और वो रास्ता आपको हाईवे वाली उस जगह से काफी आगे ले जाकर फिर से हाईवे के ऊपर ही निकाल देगा। ऐसे में आप लोग आगे भी निकल जाओगे और हाईवे की उस जगह से भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने हमसे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि देखो, हमारे ट्रक में काफी ज्यादा भारी सामान रखा हुआ है। ऐसे में हम लोग किसी भी कच्ची सड़क या उबड़ खाबड़ रास्ते से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में ट्रक के फंसने का डर रहता है, और इतनी रात को अगर हमारा ट्रक कहीं पर फंस गया तो फिर उसको वहां से निकालना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे कच्चे रास्तों से तो अक्सर कोई भी ज्यादा आता जाता नहीं है, तो फिर कोई मदद मिलने की भी गुंजाइश नहीं रहती है। अभी मैं उससे ये बात कही रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी मेरी बात को पूरा ना सुनकर बीच में ही मेरी बात को काटते हुए मुझसे कहता है कि नहीं साहब, वो रास्ता ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है, बल्कि वो रास्ता काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ एक ही दिक्कत है कि उस रास्ते के अगल बगल में आपको कहीं पर भी कोई बस्ती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जिस जगह से वो रास्ता गुजरता है वो जगह दिखने में काफी ज्यादा सुनसान
और एक बंजर इलाके से होकर गुजरती है। लेकिन इस चीज के अलावा वहां पर आपको किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। मेरी बात मानिए साहब, आप उसी रास्ते से जाइए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस रास्ते से जाना ठीक नहीं समझा तो आगे चलकर इस हाईवे पर आपके साथ कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी को मेरे चेहरे पर और मेरे खलासी रवि के चेहरे पर थोड़ा बहुत भी डर दिखाई नहीं दिया, तो वो हम लोगों को डराने के लिए कहता है कि इस हाईवे पर अक्सर ट्रक ड्राइवर लोगों के साथ ही कुछ न कुछ हादसा होता है। क्योंकि आज तक जितने भी हादसे वहां पर हुए हैं उनमें से लगभग सारे हादसे ट्रक ड्राइवर लोगों के साथ ही हुए हैं। कुछ एक दो हादसे ही बाकी के लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जो कोई भी ट्रक वाला इधर से गुजरता है उसके साथ सच में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद वो कभी भी इस हाईवे से फिर से गुजरने की गलती भूल कर भी नहीं करता है। अब उस बूढ़े आदमी के ये बात कहने के बाद मेरा जो खलासी रवि था वो उससे कहता है कि ठीक है, हम लोग देख लेंगे, जो होगा हमारे साथ होगा, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप जाकर अपने ढाबे पर अपना काम करो। लेकिन तभी मैं रवि की तरफ हाथ से इशारा करके उसे चुप रहने को कहता हूं और उस वक्त पता नहीं मेरा मन क्यों उस बूढ़े आदमी की बातों में आ जाता है। मैं उससे कह देता हूं कि ठीक है, तुम हमें उस रास्ते के बारे में बताओ, हम उसी रास्ते से आगे जाएंगे। तो वो बूढ़ा आदमी हमें बताता है कि आप लोग इस ढाबे से आगे की तरफ जाने के बजाय थोड़ा पीछे जाइए। जब आप लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो हाईवे के बगल में जो साइड वाली सड़क है उस सड़क पर आपको एक जगह पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा और उसी बरगद के पेड़ के नीचे से वो छोटा सा रास्ता निकल कर जा रहा है। लेकिन जब आप लोग उस रास्ते पर निकले तो इस बात का ध्यान रखना कि जहां कहीं भी आपको ये लगे कि आपके ट्रक में या किसी भी चीज में कोई खराबी है तो आप लोग ट्रक से नीचे उतरकर एक बार उस चीज को चेक जरूर कर लेना। क्योंकि अगर आप उस रास्ते पर काफी ज्यादा आगे चले गए और उसके बाद आपके ट्रक में कोई खराबी हुई और वो ट्रक बंद हो गया तो फिर वहां से आपको मदद मिलने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। उसके लिए आपको इतनी दूर पैदल चलकर वापस से ही इस हाईवे की तरफ आना होगा, जिसमें आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा और आप इतनी दूर पैदल भी नहीं चल पाओगे। तो उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, हमारी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब तुम जाकर अपना काम करो, हम लोग हमारे हिसाब से चले जाएंगे। जैसे ही मैंने उस बूढ़े आदमी से ये बात कही तो उस वक्त वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन वहां से जाते वक्त भी वो बार बार पीछे की तरफ पलटकर ये देख रहा था कि हम लोग हमारे ट्रक में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और अगर हम लोग वहां से रवाना हो रहे हैं तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी को दिखाई दिया कि हम लोग लगातार खड़े खड़े उसी की तरफ देख रहे हैं तो फिर वो तेज कदमों के साथ चलते हुए उस ढाबे के अंदर चला जाता है। उसके ढाबे के अंदर जाने के बाद मेरा खलासी रवि मुझसे कहता है कि आपको उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बहुत से ट्रक ड्राइवर लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैंने तो कभी भी इस हाईवे पर आगे किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना जिसके बारे में ये हम लोगों को बता रहा है। तो रवि की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि मान लो अगर आज सच में ही हम लोग इस हाईवे से आगे की तरफ चले जाएं और अगर वास्तव में ही हमारे साथ कोई दुर्घटना हो तो फिर हम लोगों को इस बात का काफी ज्यादा पछतावा होगा कि काश हम लोग उस बूढ़े आदमी की बात मान लेते। चलना तो हम लोगों को दोनों तरफ से आगे ही है, तो क्यों ना हम उसी रास्ते से चले जाएं जिस रास्ते से ये बूढ़ा आदमी हमको जाने के लिए कह रहा है। अब रवि भी मेरी बात को ज्यादा देर तक टाल नहीं पाता है और वो भी इस बात से सहमत हो जाता है, जिसके बाद हम लोग हमारे ट्रक को वहां से थोड़ा पीछे की तरफ लेकर वापस घुमा लेते हैं और अब उस ढाबे से निकलकर हम लोग धीरे धीरे हाईवे की तरफ चढ़ रहे थे। लेकिन जिस वक्त मैं अपने ट्रक को वहां से लेकर हाईवे वाली सड़क की तरफ जा रहा था तो अचानक से मुझे मेरे साइड वाले मिरर में दिखाई देता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी उस जगह पर ही खड़ा है और लगातार हम लोगों को पीछे की तरफ वापस जाते हुए देख रहा है। उसको जब मैंने वहां पर खड़ा हुआ देखा तो मैं सोचता हूँ कि ये बूढ़ा आदमी तो ढाबे के अंदर चला गया था, तो फिर ये यहाँ पर वापस क्यों आ गया है। दरअसल जिस जगह पर हमने उस ढाबे पर हमारे ट्रक को खड़ा कर रखा था वो जगह उस ढाबे से थोड़ा सा साइड में बनी हुई थी, जहां पर हमारी तरह ही बाकी के और भी बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे, जिसको आप लोग एक पार्किंग समझ सकते हैं। और उस जगह पर ट्रक को खड़ा करने के लिए घंटे के हिसाब से वो ढाबे वाले हम लोगों से पैसे लेते थे। तो ऐसे में उस बूढ़े आदमी का फिर से उस ढाबे से निकलकर उस जगह पर आना और खड़े खड़े हम लोगों को उस तरफ जाते हुए देखना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये कोई बहुत ही सीधा आदमी होगा जो ये नहीं चाहता कि कोई भी आदमी किसी दुर्घटना का शिकार हो। इसी वजह से ये हम लोगों को उस तरफ जाते हुए देखकर अपने मन में तसल्ली कर रहा है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी कौन सी चीज की तसल्ली कर रहा है। हम लोगों को हमारे उस तरफ भेजकर हमारे साथ किसी दुर्घटना के ना होने की तसल्ली या फिर किसी और चीज की तसल्ली। लेकिन जब हम लोग उस ढाबे से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर वापस आ गए तो हाईवे के बगल वाली सिंगल सड़क पर चलते चलते ही हम लोगों को, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने बताया था, उस सड़क के बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है, जिसके नीचे से वो रास्ता निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ट्रक को उस रास्ते पर घुमाया तो ट्रक को उस रास्ते पर घुमाते वक्त मुझे उस रास्ते के बगल में एक लोहे का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है,
जैसे ही मुझे वो बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है तो मैं अचानक से मेरी ट्रक के ब्रेक लगा देता हूँ। मुझको इस तरह से अचानक से ट्रक के ब्रेक लगाते हुए देखकर मेरा खलासी मुझसे पूछता है कि क्या हुआ, आपने इस तरीके से ट्रक क्यों रोक दिया? तो मैं गौर से उस बोर्ड की तरफ देखने लगता हूँ। मुझको उस बोर्ड की तरफ देखता हुआ देखकर मेरा खलासी भी अपनी मोटी मोटी आंखों से उस बोर्ड की तरफ देखने लगता है। लेकिन उस वक्त हम लोगों को उस बोर्ड पर सफेद अक्षरों में सिर्फ चेतावनी लिखा हुआ ही दिखाई दे रहा था। इससे आगे उस बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको किसी ने बहुत ही नुकीले पत्थर से बार बार खरोच कर मिटा दिया था, जिसकी वजह से उस बोर्ड पर उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए क्या चेतावनी लिखी हुई थी वो हम लोगों को पता नहीं चल रही थी। लेकिन तभी मेरा खलासी रवि मुझसे कहता है कि शायद ये चेतावनी बोर्ड यहाँ पर इस वजह से लगाया गया हो कि ये रास्ता आगे की तरफ जाकर काफी ज्यादा लंबा है और वहां पर ना ही तो कोई इंसानी बस्ती है और ना ही मदद मिलने का कोई दूसरा रास्ता है, तो जो कोई भी इस रास्ते पर जाए वो अपनी रिस्क पर ही जाए। जैसे ही रवि मुझसे ये बात कहता है तो मुझे भी उसकी बात ठीक लगती है, लेकिन तभी मैं रवि से कहता हूँ कि एक बार तुम नीचे उतारकर ये देख लो कि कहीं हमारे ट्रक में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं किसी टायर में कोई कंकर पत्थर तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि कोई भी खराबी हो तो उस रास्ते पर जाने से पहले ही देख लेना। अब जैसे ही मैं रवि से ये बात कहता हूँ तो रवि ट्रक से नीचे उतरता है और ट्रक के टायरों को देखते देखते ट्रक के पीछे की तरफ चला जाता है। अब मुझे ट्रक को लेकर वहां पर खड़े हुए लगभग 10 मिनट का समय हो गया था, लेकिन रवि पीछे से वापस ही नहीं आ रहा था। जब वो काफी देर तक वापस नहीं आया तो मैं ट्रक में बैठा बैठा ही अपनी गर्दन को बाहर निकालकर उसे आवाज लगाता हूँ कि पीछे ही घूमते रहोगे या आगे चलने का भी विचार है। अब जैसे ही मैं उससे ये बात कहता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि रवि ट्रक के पीछे की तरफ से नहीं बल्कि ट्रक के सामने की तरफ से उसी सुनसान रास्ते से चलता हुआ मेरी ओर आ रहा है। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि मैंने तो रवि को ट्रक के पीछे की तरफ जाते हुए देखा था और अब वो मुझे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में ट्रक से लगभग 500 मीटर दूर से ही चलकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो दूर से आ रहा था तो उस वक्त तो वो मुझे साफ तरीके से नजर नहीं आता है। मुझे लगा कि शायद कोई दूसरा इंसान उस तरफ से आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो मेरे ट्रक के करीब आता गया तो एक एक जगह पर आकर मेरी नजरों में उसकी छवि साफ हो जाती है और उसके बाद मुझे समझ में आ जाता है कि ये तो रवि ही है। लेकिन तभी अचानक से वो आकर मुझे कुछ बिना बोले ही मेरे ट्रक का फाटक खोलकर मेरे ट्रक के अंदर बैठ जाता है और मुझसे कहता है कि चलो आगे। तभी मैं उसे थोड़ा गुस्से में होते हुए पूछता हूँ कि तुम तो पीछे की तरफ गए थे, तो अब आगे की तरफ से कहाँ से आ रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि मैं ट्रक को देखने के लिए पीछे की तरफ ही गया था, लेकिन शायद उस वक्त आपका ध्यान कहीं और चला हो गया होगा और मैं इसी रास्ते से होते हुए थोड़ा आगे की तरफ जाकर ये देखकर आया हूँ कि ये रास्ता आगे थोड़ा ठीक है या फिर यहीं पर ऐसा सही बना हुआ है। उसके ऐसा कहने पर मैं उससे पूछता हूँ कि तो क्या देखकर आए, रास्ता ठीक है या फिर उबड़ खाबड़ है? मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि रास्ता तो वैसे ठीक बना हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोगों का इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है, हमको वापस किसी और रास्ते से ही चलना चाहिए। अब रवि की ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम पागल थोड़ी हो गए हो, हम लोग उस ढाबे से वापस इतनी दूर आ गए हैं और अब तुम कह रहे हो कि हम इस रास्ते से ना चलें। अगर तुमको इस रास्ते से चलना ही नहीं था तो तुम मुझे उस वक्त भी साफ साफ मना कर सकते थे, लेकिन अब तो हम लोग आ गए हैं तो आज हम इसी रास्ते से चलेंगे। हो सकता है ये रास्ता हम लोगों के लिए हमेशा के लिए एक नया शॉर्टकट हो जाए और आगे भी जब कभी हम इस रास्ते पर आए तो इसी तरफ से चल लेंगे। मेरे मुंह से ये बात सुनकर रवि कहता है कि चलो ये भी ठीक है। उसके ऐसा कहते ही मैं ट्रक के अंदर गियर डालता हूँ और ट्रक को काफी ठीक ठाक रफ्तार में उस रास्ते पर चला लेता हूँ। अब मुझे उस रास्ते पर आगे चलते हुए लगभग 15 से 20 मिनट का समय हो गया था। वो रास्ता उबड़ खाबड़ तो नहीं था, लेकिन चारों तरफ से दिखने में काफी ज्यादा सुनसान था, यानी कि उस रास्ते के दोनों तरफ काफी लंबे लंबे और चौड़े चौड़े मैदान पड़े हुए थे, जो कि रात के उस घने अंधेरे में मुझे किसी न किसी अनजाने डर का एहसास करवा रहे थे। उस वक्त मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 12 से 13 साल का समय हो गया था, लेकिन कभी भी इससे पहले रात में ट्रक चलाते वक्त मुझे इस तरह के डर का एहसास नहीं हुआ था जिस तरह से आज मैं डर रहा था। लेकिन फिर जब कभी भी मैं रवि की तरफ देखता तो मुझे हर वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई देती थी, जिसको देखकर मेरा डर भी थोड़ा कम हो जाता था। अब ऐसे चलते चलते ही हम लोग उस रास्ते पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर आगे आ गए थे, लेकिन उस जगह तक आते आते वो रास्ता हाईवे की तरह उतना अच्छा नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों को बीच बीच में अपनी रफ्तार को कम ज्यादा करते हुए ही चलना पड़ रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर चल ही रहा था कि अचानक से ही मुझे दिखाई देता है कि वो रास्ता एक गांव के बीच से गुजर रहा है। जैसे ही मैं उस गांव को देखता हूं तो मैं मेरे मन में सोचता हूं कि उस बूढ़े आदमी ने तो मुझसे कहा था कि इस रास्ते पर ना ही तो कोई इंसानी बस्ती है और ना ही कोई गांव या फिर कुछ भी मदद मिलने का रास्ता है, तो फिर ये गांव इस रास्ते पर कैसे आ गया? जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो काफी हैरान रह जाता हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद गांव से पहले ही ये रास्ता किसी दूसरी तरफ से निकल जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच आगे जाकर गलत साबित हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर ही गुजर रहा था।
लेकिन जैसे जैसे वो गांव करीब आता जा रहा था वैसे वैसे ही वो रास्ता थोड़ा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और काफी ज्यादा खराब आता जा रहा था, जिसके चलते मुझे अपने ट्रक को बहुत ही धीमी रफ्तार में चलाना पड़ रहा था। लेकिन जब मैं उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रहा था तो मुझे दिखाई देता है कि वो गांव शायद आज से काफी टाइम पहले वहां पर मौजूद था। कहने का मतलब मुझे उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस गांव में आज कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि उस गांव में बने हुए घर जब मुझे दिखाई दे रहे थे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज पूरी तरीके से खंडहर और वीरान पड़े हुए हैं और उनमें कोई भी इंसान नहीं रहता है। गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसको देखकर ये लगे कि उसमें कोई ना कोई इंसान रहता है। इस चीज को देखकर मैं सोचता हूँ कि शायद बहुत टाइम पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे, लेकिन किसी न किसी चीज की कमी के चलते वो इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले गए होंगे। और हो सकता है कि उस हाईवे से ये रास्ता भी इसी गांव में आने के लिए बनाया गया हो, लेकिन अब इस गांव में कोई नहीं रहता है तो शायद इसी वजह से इस रास्ते से भी कोई इतना ज्यादा आता जाता नहीं है। अब ये सब बातें सोचते सोचते ही मैं उस गांव को पार करके आगे की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन गांव को पार करके आगे की तरफ निकलने के बाद भी वो रास्ता बिल्कुल उसी तरीके से उबड़ खाबड़ आता जा रहा था, बल्कि जैसे ही मैं उस गांव से थोड़ा आगे निकला तो वो रास्ता तो और भी ज्यादा खराब आ गया। उस रास्ते पर इतने ज्यादा गड्ढे हो रहे थे कि उन गड्ढों से मेरे ट्रक को निकालते वक्त मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मेरा ट्रक का कोई टायर इन गड्ढों में ना फंस जाए और मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अब मुझे उस बूढ़े आदमी की बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो रास्ता काफी ज्यादा ठीक है और वहां पर कोई भी गड्ढे वगैरह नहीं बने हुए हैं। लेकिन फिर मैं मेरे मन में सोचता हूँ कि शायद वो बूढ़ा आदमी भी इसी गांव तक इस रास्ते पर आया होगा, जिसके चलते उसे ये लगा होगा कि ये पूरा रास्ता ही ऐसे ठीक ठाक बना हुआ है। अभी मैं ट्रक के केबिन में अकेला बैठा बैठा ही ट्रक चला रहा था। अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ देर पहले तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि मेरे साथ मेरा खलासी रवि था, तो फिर अब मैं आप लोगों से ऐसे क्यों कह रहा हूं कि मैं अकेला ही ट्रक चला रहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस गांव में घुसने से पहले ही मेरा खलासी रवि मुझसे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, तो मैं थोड़ी देर केबिन में ही पीछे की तरफ जो लेटने के लिए एक सीट बनी हुई रहती है वो उस सीट पर आराम करने लग जाता है। उस वक्त शायद वो नींद ले रहा था। मैं अकेला ही रात के वक्त ट्रक चला रहा था। उसने सोने से पहले मुझसे कहा था कि अगर कोई जरूरत पड़े या कोई भी दिक्कत आए तो मुझे नींद से उठा लेना। ऐसा हम लोग अक्सर किया करते थे। जब कभी मुझे ट्रक चलाते चलाते काफी ज्यादा थकान हो जाती थी तो मैं थोड़ी देर के लिए रवि को ट्रक चलाने के लिए दे दिया करता था और खुद जाके पीछे की तरफ सो जाता था। तो आज भी मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अब जब मैं उस गांव से जैसे ही थोड़ा दूर निकला तो उन गड्ढों की वजह से पहले से ही मेरे ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी थी और उसी वक्त मुझे दिखाई देता है कि उस रास्ते पर एक घुमाव में एक पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और उसी पत्थर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की दूर से ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में दिखने में काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त उसने कपड़े भी काफी ज्यादा चमचमाते हुए पहन रखे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी शादी या फिर किसी प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। लेकिन फिर अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि ये रास्ता तो पिछले काफी लंबे समय से बहुत ही ज्यादा सुनसान था और ना ही पीछे की तरफ मुझे कोई ऐसी इंसानी बस्ती या कोई गांव दिखाई दिया जहां से ये लड़की इस जगह पर आ गई हो। और वो एक पीछे की तरफ जो गांव आया था वो भी दिखने में काफी ज्यादा खंडरी था। इतनी गहरी रात को उस सुनसान जगह पर उसका होना मुझे उस वक्त ठीक नहीं लग रहा था। तभी वो लड़की उस पत्थर के ऊपर से खड़ी होकर दूर से ही मुझको ट्रक रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगती है। जब हेडलाइट की रोशनी में मुझे उसकी शक्ल दिखाई देती है तो मुझे महसूस होता है कि वो दिखने में काफी ज्यादा मासूम है। उसकी उस मासूम सी शक्ल को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है और एक पल के लिए मेरा मन मुझसे कहता है कि अगर गलती से कहीं पर मेरी बेटी मुझसे या मेरे परिवार से बिछड़ जाए और वो रात को इसी तरीके से किसी सुनसान जगह पर किसी से मदद मांगे और वो आदमी उसकी मदद ना करे तो मुझे कैसा लगेगा। यानी कि उस वक्त मेरे अंदर उस लड़की की मदद करने के भाव आ रहे थे। पता नहीं बार बार क्यों मेरा दिमाग मुझे उसके पास में अपना ट्रक रोकने के लिए कह रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सोच के ऊपर कुछ अलग सी ताकत हावी हो रही हो। लेकिन आगे चल के मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही कर देता हूँ। यानी कि जब मैं उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुँचता हूँ तो अपने ट्रक को उसके पास रोककर उससे पूछता हूँ कि अरे लड़की, इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो लड़की मुझसे कहती है कि देखो ना बाबा, मैं कब से यहाँ पर अकेले ही बैठी हुई हूँ। रात के वक्त इस सुनसान जगह पर मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी मदद के लिए कोई भी नहीं मिल रहा। वो तो अच्छा हुआ जो आप आ गए,
लेकिन अब उससे भी अच्छा होगा कि अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। अब उस लड़की की कुछ भी मदद करने से पहले मैं उससे पूछता हूँ कि तुम इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर आई कैसे? तो वो मुझसे कहती हैं कि हम लोग किसी शादी में जा रहे थे और रास्ते में इस जगह पर दिन ढलने से पहले ड्राइवर ने हमारी बस को रोका था। उसने हमसे कहा था कि जो भी लोग रास्ते में रुककर थोड़ा हल्का होना चाहते हैं, यानी कि टॉयलेट वगैरह करना चाहते हैं, वो लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे की तरफ हाईवे पर चढ़ने के बाद बस कहीं पर भी नहीं रुकेगी और शहर में भी आप लोगों को इन सब चीजों के लिए कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। उस वक्त मैं भी मेरी उस बस से नीचे उतर गई थी, लेकिन जब तक मैं टॉयलेट करके वापस सड़क पर आई तो वो मेरी बस मुझे मेरे से काफी ज्यादा दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। शायद मेरे घर वाले और बस के सभी लोग मुझे भूल गए थे कि मैं भी बस से नीचे उतर गई हूँ। उस वक्त मैं बस के पीछे काफी देर तक दौड़ी भी और काफी ज्यादा चिल्लाई भी, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी ने मुझे बस के पीछे दौड़ते हुए देखा। अब आज शाम से मैं इसी जगह पर अकेली बैठी बैठी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। अगर आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद मैं कभी भी अपने घर वालों से नहीं मिल पाऊंगी और हो सकता है इस सुनसान जगह पर मुझे कोई जंगली जानवर खा जाए। जैसे ही वो लड़की मुझसे ये बात कहती है तो उसकी बात को सुन के मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आती है और मैं सोचता हूँ कि शायद सच में ही ये लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई है और वो लोग इसको छोड़कर शायद अपनी बस में आगे की तरफ चले गए हैं। लेकिन इस वक्त तक तो वो लोग भी ये बात जान चुके होंगे कि उनकी बेटी उनसे बिछड़ चुकी है। शायद वो लोग भी अब इसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे। तभी मैं उस लड़की से कहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है, तुम अपने फोन से अपने घर वालों को फोन कर लो। तो वो लड़की मुझसे कहती है कि मेरे पास कोई भी फोन नहीं है, क्योंकि मेरा जो फोन था वो बस में ही मैंने मेरी सहेली को दे दिया था और उससे कहा था कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा फोन भी बस में ही छूट गया था। तभी मैं मेरे स्टीयरिंग के पास में रखे हुए मेरे मोबाइल को उठाता हूँ और उससे कहता हूँ कि ठीक है, तुम अपने घर वालों के नंबर बताओ, मैं मेरे फोन से उनको फोन कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की से ये बात कही तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए मुझसे कहती है कि आप वहीं पर बैठे बैठे मुझसे बातें करते रहोगे या मेरी कुछ मदद भी करोगे? आपको दिख नहीं रहा मैं अकेली इस सुनसान जगह पर खड़ी हुई हूँ और आप मेरी मदद करने के बजाय वहाँ ट्रक के अंदर बैठे बैठे ही मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल करते जा रहे हो। इससे आगे वो मुझसे कहती है कि मान लो अगर मैंने आपको अभी मोबाइल नंबर बता भी दिए तो क्या मेरे घर वालों के आने तक आप इसी जगह पर मेरे साथ रुकोगे या फिर मुझे वापस पीछे की तरफ जाकर कहीं पर छोड़ोगे? उसकी ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ कि ना ही तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक सकता हूँ और ना ही तुम्हें वापस पीछे की तरफ जाकर कहीं पर छोड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे घर वालों को फोन कर देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि तुम्हारी लड़की मेरे साथ है और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उसी तरफ तुम मुझे किसी भी अपनी जानने वाली जगह के बारे में या किसी रिश्तेदार के घर के बारे में बता देना। मैं उस जगह पर तुमको छोड़ दूंगा और वहां से वो लोग तुमको ले जाएंगे। अब मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो लड़की मुझसे कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप पहले मुझे ट्रक के अंदर बिठाओ, उसके बाद मैं आपको मोबाइल नंबर बता देती हूँ, फिर आप फोन कर लेना। उसकी ये बात सुनते ही मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, तुम उधर से आके ट्रक के अंदर बैठ जाओ। तभी वो ट्रक के अंदर आकर बैठने के बजाय उस पेड़ के पास में उस बड़े से पत्थर की तरफ जाती है और वहां पर वो एक काला सा बड़ा सा बैग निकालती है। लेकिन उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि वो काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उस बैग को अकेली नहीं उठा पा रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, वो वहीं से मुझे काफी तेज आवाज लगाती है और मुझसे कहती है कि आप नीचे आकर मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, ये मेरा बैग है और इसे भी ट्रक के अंदर रखना है। जैसे ही उस लड़की ने मुझसे ये बात कही तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ही अपने ट्रक के फाटक को खोलकर अभी नीचे उतरने ही वाला था कि तभी अचानक से ही पीछे की तरफ से उठकर मेरा खलासी रवि मेरा हाथ पकड़ लेता है और मेरा हाथ पकड़कर वो मुझसे कहता है कि ट्रक से नीचे उतरने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ऐसे सुनसान जगह पर इस तरह की लड़कियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचो कि अभी तो ये थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी कि मैं उस बस से नीचे सिर्फ टॉयलेट करने के लिए उतरी थी, तो अगर ये टॉयलेट करने के लिए उतरी थी तो फिर इसके पास ये बड़ा सा बैग कहाँ से आ गया? क्या ये टॉयलेट करने के लिए भी इस बड़े से बैग को अपने साथ लेकर ही उतरी थी? इतने बड़े बैग को लेकर ये नीचे उतर सकती है लेकिन ये अपने मोबाइल को साथ लेकर नहीं उतरी। क्या आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लग रही? जैसे ही रवि मुझे ये बात कहता है तो मुझे भी ये बात कुछ समझ में आती है और मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि रवि बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो लड़की फिर से वहां से काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए मुझसे कहती है
कि वहीं ट्रक में बैठे बैठे आपस में बातें करते रहोगे या नीचे आकर मेरी कुछ मदद भी करोगे। जैसे ही उस लड़की ने घुर्राकर हम दोनों से ये बात कही तो मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही रवि आगे की तरफ जाकर खिड़की से झांकते हुए उससे कहता है कि अगर तुझे चलना ही है तो खुदा का ट्रक पर बैठ जा, हम लोग नीचे आकर तेरी कोई मदद नहीं करने वाले। अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो खुद अपने बैग को उठा और ट्रक के अंदर रख और उसके बाद हमारे साथ चल, तुझे किसने रोका है। लेकिन जैसे ही रवि उससे ये बात कहता है तो इसके साथ ही वो मुझे अपने एक हाथ से ट्रक को स्टार्ट करके आगे की तरफ चलने के लिए इशारा करता है। रवि का वो इशारा पाकर मैं भी उसके कहे अनुसार करने में ही अपनी भलाई समझता हूँ, क्योंकि उस वक्त तक मेरा दिमाग मुझे किसी न किसी अनहोनी के होने का एहसास करवा रहा था, जिसके चलते मैं ट्रक को थोड़ा एक्सीलेटर देके उसके गियर डालता हूँ और धीरे धीरे वहाँ से ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाने लगता हूँ। जैसे ही मैं ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो उस लड़की को दिखाई दे जाता है कि हम लोग उसकी मदद किए बिना ही आगे जा रहे हैं, जिसको देखकर वो वहाँ पर अजीब तरीके से जोर जोर से सांस लेने लगती है और अजीब तरीके से घुर्राने लगती है। साथ ही पीछे से आवाज लगाती है कि जाने से पहले इस बैग के अंदर क्या है वो तो देखते जाओ। जैसे ही वो ये बात कहती है तो एक पल के लिए मेरी नजर उसके काले बैग की तरफ पड़ती है। जैसे ही मेरी नजर उसके काले बैग की तरफ पड़ती है तो वो फटाक से उस चेन को खोल देती है। जैसे ही वो उस चेन को खोलती है तो मुझे दिखाई देता है कि उस बैग के अंदर किसी इंसान की लाश रखी हुई है, लेकिन उस वक्त मुझे उसका चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो धीरे धीरे एक अजीब से अपने डरावने रूप में आ जाती है और उसके साथ ही उस बैग में जिस किसी की भी लाश थी वो उसके सिर के बाल को पकड़कर उसके चेहरे को हमारी तरफ करती है। जैसे ही वो उसके चेहरे को हमारी तरफ करती है तो उसको देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगे थे और डर के मारे मेरे पूरे बदन पर पसीना आ गया था, क्योंकि उस बैग में जो लाश थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे खलासी रवि की ही थी। यानी कि उस वक्त रवि का लहूलुहान शरीर बिल्कुल बिना कपड़ों के उस लड़की के काले बैग के अंदर रखा हुआ था। उसकी लाश को सिर के बालों के बल पकड़कर वो हम लोगों से काफी तेज आवाज में कहती हैं कि इसको तो मारकर इसका ऐसा हाल कर दिया है, अब जल्दी ही तुम्हें भी इसके साथ मेरे इसी बैग में डाल दूंगी। ऐसा कहकर वो वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसके साथ साथ ही मेरा ट्रक बिल्कुल हल्के हल्के से घूमते हुए उसके पास से गुजर रहा था, लेकिन उसके बैग में रवि की लाश को देखते ही अब मेरे बगल में मेरे ट्रक के केबिन में जो रवि बैठा हुआ था उसकी तरफ देखकर मैं सोचता हूं कि अगर रवि की लाश उस डरावनी लड़की के बैग में है तो फिर ये मेरे बगल में जो बैठा हुआ है ये कौन है। अभी मैं रवि की तरफ अजीब सी नजरों से देख ही रहा था कि तभी रवि मेरी तरफ देखकर बोलता है कि मैं समझ रहा हूं आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सब कुछ इस भटकती हुई आत्मा का जाल है। ये एक छलावा है जो आपको यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके ट्रक को यहाँ से निकाल लीजिए। रवि की ये बात सुनकर मैं सोचता हूँ कि शायद रवि सही कह रहा है, क्योंकि रवि तो पिछले काफी लंबे समय से मेरे साथ ही था, तो ऐसे में उसकी लाश का उस लड़की के बैग के अंदर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन शायद इस वक्त तक भी मैं किसी न किसी एक ऐसी सच्चाई से अनजान था जो कि वास्तव में ही हो चुकी थी। अब जैसे ही मैं उस जगह से काफी तेज रफ्तार में अपने ट्रक को निकालने लगता हूं तो मेरे ट्रक के साथ साथ ही वो लड़की जिसका चेहरा अब बहुत ज्यादा डरावने रूप में बदल चुका था वो उस काले बैग को अपनी पीठ पर उठाकर हमारे ट्रक की उस रफ्तार के साथ साथ ही हवा में उड़ते हुए हमारे बगल से गुजर रही थी और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। इसके बाद वो मुझसे कहती हैं कि किस्मत वाला है तू जो आज बच गया, बस कुछ पल की ही देरी थी। अगर तेरे बगल में ये बैठा हुआ तुझे नहीं रोकता तो आज तो तुझे भी तेरे इस खलासी की तरह ही मैं मेरे इस बैग में डाल लेती। वो बार बार मुझसे ये बात कह रही थी कि तू किस्मत वाला है, बच गया, तेरे साथ कुछ बहुत ही ताकतवर चीज है जो तुझे मेरे इस डरावने रूप से बचा रही है, वरना आज तक जिस किसी का भी मेरे से आमना सामना हुआ है वो कभी भी मुझसे बच नहीं पाया है। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक मुझसे बच पाता है। मैं तेरे खलासी से पहले तेरा ही खून पीऊंगी। ऐसा कहकर वो बार बार मेरी तरफ देखकर अपने डरावने चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। शायद उसको उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं उसके उस डरावने रूप को देखकर इतना ज्यादा डर जाऊं कि मैं ट्रक को चला ही ना पाऊं और वहां पर कोई ना कोई हादसा हो जाए। लेकिन फिर जब लगातार ही मैं उसके उस डरावने चेहरे को देखता रहता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद ये डरावनी आत्मा थोड़ी ही देर में अपने मकसद में कामयाब होने वाली है।
क्योंकि उस वक्त धीरे धीरे मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर रहे थे। डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में मेरे पूरे शरीर को लकवा मारा जाएगा। जब मेरे बगल में बैठे हुए रवि ने मुझे इस तरीके से कांपते हुए देखा तो वो मुझसे कहता है कि आप चलते हुए ट्रक में ही अपनी सीट से उठ जाओ और मैं ट्रक चला लेता हूं। अब मेरे लिए और रवि के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार ट्रक की रफ्तार को थोड़ा धीमा करके चलते ट्रक में ही ड्राइविंग सीट से उठ जाया करते थे और सीट बदल लिया करते थे। आज भी हम दोनों कुछ ऐसा ही करते हैं। अब मैं तो ड्राइविंग सीट से उठकर बगल में बैठ गया था और रवि उस ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा ट्रक चलाने लगा था। लेकिन तभी वो डरावनी सी लड़की बार बार रवि की तरफ देखकर उससे कहने लगी थी कि तू इस रास्ते पर आने वाले कितने लोगों को मुझसे बचा लेगा। अगर हिम्मत थी तो इस खलासी को भी मुझसे बचा कर दिखाता। तू चाहे कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन तेरी इस कोशिश को मैं आने वाले ज्यादा समय तक कामयाब नहीं होने दूंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब तुझे भी मेरे इस सुनसान रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। ये सब कुछ मेरा है। यहाँ पर लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई भी नहीं लौट पाता है। और मर्जी से ही क्या, आया हुआ कोई भी नहीं लौट पाता है। लेकिन जब वो डरावनी सी आत्मा रवि से ये सब बातें कह रही थी तो मैं देखता हूं कि उस वक्त उसके उस डरावने रूप को देखकर डरने की बजाय रवि के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो बार बार उसकी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वो उस आत्मा को एक चेतावनी देना चाह रहा हो। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाई देता है कि हमारे ट्रक के सामने से उसी सुनसान रास्ते पर चलता हुआ कोई दूसरा आदमी आ रहा है। तभी मैं रवि की तरफ देखकर उससे कहता हूं कि कहीं ये डरावने चुड़ैल उस आदमी को अपना शिकार न बना ले। तभी रवि मेरी तरफ देखते हुए मुझसे कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो ना हो ये भी इसका कोई साथी ही होगा, या फिर इसके द्वारा बिछाया गया कोई छलावे का ही हिस्सा होगा, जिसके चलते हम लोग उस आदमी को बीच सड़क पर हमारे ट्रक के सामने आता हुआ देख लें और फिर हम ट्रक को रोक दें और ट्रक को रोकते ही ये कुछ न कुछ ऐसा करे कि जिसके चलते हम इसके जाल में फंस जाएं और यहाँ पर इसके हाथों मारे जाएं। अब उस आदमी को ट्रक के बिल्कुल सामने की तरफ से आता हुआ देखकर रवि ट्रक की स्पीड को धीमा करने के बजाय और भी ज्यादा तेज कर देता है। लेकिन जैसे ही तेज गति से चलता हुआ हमारा ट्रक उस आदमी की तरफ जाता है तो ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में गौर से देखने पर मुझे दिखाई देता है कि वो सामने की तरफ से चलकर आता हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी है जो हमें उस ढाबे पर मिला था, जिसने हमें खाना खिलाया था और जो हम लोगों से बार बार कह रहा था कि आप हाईवे से आगे की तरफ जाने के बजाय उस रास्ते से चले जाओ, उस रास्ते पर कोई भी घटना नहीं होगी। अब ये चीज देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ इसी बूढ़े आदमी का किया धरा है। यही बूढ़ा उस ढाबे पर रुककर खाना खाने वाले लोगों को इस रास्ते की तरफ आने के लिए कहता है। लेकिन इसके साथ में मुझे ये भी समझ में आ गया था कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि इसी लड़की की तरह कोई प्रेत आत्मा है। लेकिन जैसे जैसे अब हमारा ट्रक उसके करीब जाता गया तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा भी एक बहुत ही विकराल और डरावने रूप में बदल गया। लेकिन तभी रवि ने उसको इतनी भयंकर टक्कर मारी और उसको कुचलते हुए हमारा ट्रक आगे की तरफ निकल गया। लेकिन जब हमारा ट्रक उससे टकराया था तो हमें इतना भयंकर झटका लगा था कि जैसे हमारा ट्रक किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी बहुत ही बड़ी चीज से टकराया हो। लेकिन उस टक्कर के होने के बाद रवि की आवाज अचानक से बदल गई थी। वो मुझसे कहता है कि बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ये प्रेत आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब सामने की तरफ वाले रास्ते को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग घूम फिरकर वापस उसी हाईवे की तरफ जा रहे हैं जिस हाईवे की तरफ से हम लोग लौटे थे, क्योंकि अब बिल्कुल वैसा ही खंडर और वीरान पड़ा हुआ सा गांव हम लोगों को वापस से हमारे सामने से दिखाई देने लगता है। और कुछ ही देर में हम लोग उस गांव को पार करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब रात के अंधेरे में मुझे दूर से हाईवे के ऊपर से गुजर रही गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी दिखाई देने लगती है। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी तरीके से घूम फिरकर वापस उसी हाईवे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जैसे ही रवि मुझसे वो बात कहता है तो मुझे उसकी वो बदली हुई आवाज सुनाई देती है और अब मुझे उसके अंदर से एक अजीब सी सुगंध आने लगी थी। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं और भी ज्यादा घबरा जाता हूं। मुझे लगा कि कहीं मैं उस लड़की के बजाय किसी और डरावनी चीज का शिकार न हो जाऊं। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे एक बहुत भयंकर झटका लगता है और मैं शायद वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता हूं। लेकिन जब मैं बेहोशी की हालत में था
तो मुझे ऐसा सपना आता है कि मेरा वो ट्रक अभी भी उस ढाबे की पार्किंग में ही खड़ा है और मैं और रवि उस ट्रक के अंदर ही बैठे हुए हैं। तभी रवि मुझसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूं क्योंकि आज मैं तुम्हारे खल्लासी को उस प्रेत आत्मा के चंगुल से नहीं बचा पाया और वो उसका शिकार हो गया। लेकिन मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि तुम भूल कर भी फिर से इस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वो सुनसान रास्ता उस प्रेत आत्मा का गढ़ बना हुआ है। जो कोई भी उस रास्ते से जाता है वो ना ही तो उस रास्ते के दूसरी तरफ निकल पाता है और ना ही वापस जिंदा लौट पाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए ही उस सुनसान रास्ते के बीच में दफन हो जाता है। और इन सब के पीछे उस डरावनी लड़की और उसके उस बूढ़े बाप का हाथ है, जो कि आज से कई साल पहले मर चुके हैं। आज उनकी वो आत्मा उस रास्ते पर भटक रही है जो कि अब इंसानी खून की प्यासी हो चुकी है। उस वक्त भी वो लड़की की आत्मा तुम्हारे ऊपर हमला इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि तुम उस वक्त ट्रक के अंदर बैठे हुए थे और तुम्हारे ट्रक के अंदर माता रानी की मूर्ति लगी हुई थी, जिसके चलते वो तुम्हारे ट्रक के अंदर आकर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो बार बार तुम्हें ट्रक से नीचे उतरने के लिए कह रही थी। इसके बाद रवि मुझे उस डरावनी लड़की और उस बूढ़े प्रेत के इतिहास के बारे में बताता है। रवि मुझसे कहता है कि आज से कई साल पहले ये लड़की वास्तव में ही अपने परिवार वालों से इस तरीके से बिछड़ गई थी जिस तरीके से उसने तुम्हें उस वक्त अपने जाल में फंसाने के लिए बताया था। लेकिन फिर रात को जब वहां से तुम्हारी तरह ही कोई शराबी ट्रक ड्राइवर गुजर रहा था तो उसने उस लड़की को मदद के नाम पर अपने ट्रक में बिठा लिया और फिर उसके साथ गलत काम करके उसको अपने खलासी के साथ मिलकर वहीं पर मार दिया। तभी से उस लड़की की आत्मा उस जगह पर अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपनी लड़की को ढूंढते ढूंढते अपने परिवार के साथ वहां पर आया तो उसको उस गांव के बगल में जो सुनसान कटीली झाड़ियों से भरा हुआ जंगल था, उस जंगल में अपनी लड़की की लाश मिली थी। लेकिन जब वो अपनी लड़की की लाश देखता है तो उसका वो हाल देखकर उसकी आत्मा तिलमिला उठाती है और वो भी दौड़कर वहीं पर उस सुनसान खाली पड़े मैदान में जो कई साल पहले सूख चुका खाली कुआं पड़ा था, उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। और उसके बाद से ही उस लड़की और उस बूढ़े आदमी की आत्मा अपनी लड़की के साथ हुई उस घिनौनी हरकत का बदला लेने के लिए उस रास्ते पर भटकने लगे थे। जब से वो हादसा हुआ था तभी से पास में जो तुमको खाली और वीरान पड़ा हुआ गांव दिखाई दिया था, उस गांव में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थीं। आज से कुछ साल पहले ये गांव पूरी तरीके से आबाद हुआ करता था। यहाँ पर इंसानी बस्ती रहा करती थी और सभी लोग अपने घरों में काफी ज्यादा हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब ये बात समझ में आई कि आज भी उस लड़की और उस बूढ़े आदमी की आत्मा गांव के अगल बगल में भटक रही हैं और गांव के लोगों के साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो रही है। हर किसी के बच्चे अपने आप ही गायब हो रहे हैं और गायब होने के बाद उन बच्चों के शरीर की हड्डियां और उनका कटा फटा शरीर उसी सुनसान कुएं के पास में मिल रहा है जिस सुनसान कुएं में उस बूढ़े आदमी ने कूदकर खुद की जान ली थी। तो ये चीज देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब उस बूढ़े आदमी और उस लड़की की आत्मा का ही किया धरा है और अब वो इंसानों की खून की प्यासी हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही इस पूरे गांव के लोगों को मारकर खा जाएगी। इसी डर से उस गांव के लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए ही एक दिन सुबह के वक्त एक साथ ही इस गांव को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो रात के वक्त इस गांव को छोड़कर यहाँ से निकलते तो रास्ते में भी उनके साथ कोई डरावनी घटना हो सकती थी। लेकिन उन्होंने सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में इस गांव को छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कुलधरा के लोगों ने अपने गांव की लड़की की इज्जत बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ दिया था। कुलधरा की तरह ही इस गांव के लोगों ने भी अपने गांव के लोगों की जान बचाने के लिए एक साथ इस गांव को छोड़ दिया और वो लोग कहाँ गए इस चीज के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता है। हाईवे से ये जो रास्ता था ये इसी गांव में आने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस गांव में कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद रवि मुझसे कहता है कि कुछ देर बाद जब तुम्हें एहसास हो कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो तो तुम वापस अपने ट्रक को लेकर इस ढाबे से पीछे की तरफ उसी बरगद के पेड़ के पास में जाना। वहां पर तुम्हारे लिए कुछ है और तुमको उस चीज को अपने साथ लेके जाना है। ये बात कहते ही अचानक से मुझे एक अजीब सा झटका लगता है और मैं देखता हूं कि अब मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हुआ हूं और उस वक्त तक सुबह के लगभग 6 से 7 बजे का वक्त हो गया था। चारों तरफ धीरे धीरे उजाला हो रहा था और पक्षियों की चहचहाट की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। तभी मुझे रवि ने सपने में जो कुछ भी बातें कही थीं वो सभी याद आती हैं।
लेकिन उस वक्त मैं अपने अगल बगल में देखता हूं पर मुझे रवि अपने केबिन में कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। तभी मुझे रवि की कही हुई वो बात याद आती है और मैं अपने ट्रक को वहां से घुमाकर वापस हाईवे के बगल में वो जो बरगद का पेड़ था जहां से वो रास्ता गुजर रहा था उस जगह पर लेकर जाता हूं। लेकिन अभी मैं उस तरफ जा ही रहा था कि तभी दूर से ही मुझे उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ लोगों की एक भीड़ जमी हुई दिखाई देती है। पर जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के पास में अपने ट्रक को लेकर पहुंचता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरा शरीर डर के मारे बुरी तरीके से कांप उठता है और मैं वहां पर अजीब तरीके से फूट फूट कर रोने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं देखता हूं कि उस बरगद के पेड़ से रवि की लाश लटकी हुई है। उस वक्त उसके गले के चारों तरफ उसी बरगद की टहनियां लिपटी हुई हैं और उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो रखा है। शायद सपने में रवि के रूप में जो कोई भी था वो मुझसे सच ही कह रहा था कि वो उस लड़की की प्रेतात्मा से मेरे खल्लासी रवि को नहीं बचा पाया। लेकिन वो कौन था और उसने मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों की, ये मुझे आज तक भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ट्रक को सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा, अचानक से चारों तरफ घना कोहरा छा गया। ट्रक की हेडलाइट में सड़क पर दर्जनों साए दौड़ते हुए नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं उस ट्रक को घेर कर उसे रोकना चाहती हों। ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, यहां से जिंदा कोई नहीं लौटता। अमन के हाथ कांपने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। तभी अचानक ट्रक के बीच सड़क में एक ताबूत आकर गिरा और उसमें से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपकी सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है नई नई डरावनी कहानियां